हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज का अकाउंट का पेपर था। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि सर अकाउंट का पेपर बहुत ईजी गया है। मुझे उन बच्चों के भी मैसेजेस आए हैं जो कहते हैं ना कि साल भर कहीं ना कहीं अकाउंट्स को लेकर डरते थे। इवन कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसे मैसेजेस आए हैं कि बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि चलो यार, फाइनली जिस पेपर को लेकर मैंने कहा ना, ये जजमेंटल सब्जेक्ट है जिसमें सब जज करने लगते हैं हमको कि कॉमर्स में अगर तुमको ये नहीं आ रहा तो क्या ही आ रहा है, तुमको अकाउंट्स के बारे में नहीं आता तो क्या ही सीखा तुमने। तो जजमेंटल है, लेकिन उसके बावजूद आज का जो पेपर आया था वो बहुत अच्छा आया था, बहुत मतलब बहुत अच्छा था। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा एमसीक्यूज और 1 मार्क्स वाले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है फंस गए होंगे। 1-2 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स। अगर वो भी नहीं हुए हो तो समझ लो आपकी लॉटरी है। अगर सेक्शन ए और बी पूरा राइट है तो समझ लो पूरा पेपर फिर आपकी लॉटरी है, क्योंकि बाकी सेक्शंस में, अगर मैं बाकी के सेक्शंस की बात करूं लाइक सेक्शन सी एंड डी, ई एफ, तो उसमें तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन टिक करवाए थे सारे उसी में से आए थे। इवन अगर मैं आपको कुछ बताऊं यहाँ पे, तो जैसे ये सेक्शन एफ के जो क्वेश्चन है, हाँ, ये वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको आएगा तो आपको याद रखना है। आज मॉर्निंग में ही मैंने अपलोड किया था और ये आ गया। और ये वाला जो क्वेश्चन वो कल मैंने रात में अपलोड किया था। लकीली देखो यही क्वेश्चन आ गया। बस फर्क इतना है कि जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था वो क्वेश्चन नंबर 14 था, और इसमें जो अमाउंट था वो इसका डबल था, मतलब 6 लाख का जो था ये, इसमें 6 लाख है और उसमें यहाँ पे 12 लाख था। यहाँ पे 7,35,000 है और वहां पे था 14,70,000। बाकी का पूरा जो क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे 1,000 शेयर के बदले में 2,000 शेयर है बुक में और 1,600 के बदले में 1,200। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। इवन एडमिशन वाले जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे करने के लिए उसमें भी सेम वही हुआ है कि यहाँ पे उसने अमाउंट डबल कर दिया। ये वाला जो क्वेश्चन वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने बताया था, बस इसमें क्या हुआ है, अमाउंट डबल कर दिया है। वहां पे 2,04,000 टोटल है और यहाँ पे जो है 4,08,000 है। यहाँ पे 1,100 था, यहाँ पे 2,200 हो गया है। यहाँ पे 32 था, 64 हो गया है। 34 का 17,000 था। तो इस तरीके से सिर्फ डबल कर दिया है अमाउंट, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा जो पेपर है वैसे ही आया है जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट। इवन मैंने आपको जब उस दिन में बताया था कि आपको पेपर प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको फॉर्मेट का क्या ध्यान रखना है, तब मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था कि आपको याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला आ सकता है या तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला। तो इसमें मैंने आपको समझाया था और यही देखो एग्जैक्टली आ गया है। सो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। और उसके बाद अगर गुडविल का, तो गुडविल तो इजी था, गुडविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सेक्शन सी में भी कोई इशू नहीं है। मुझे जो थोड़ा सा लग रहा है मन में वो यही है कि सेक्शन ए और बी में सिली मिस्टेक्स ना हो गए हो, तो इसलिए मैं पहले सेक्शन ए और बी बता देता हूं। तो आप अपना शेयर जरूर करना कि आपके कितने मार्क्स राइट हुए हैं। और अगर एक दो मिस्टेक भी हुआ है तो देखो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने देखो आपसे पहले ही कहा था, इवन मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था तो मैंने कहा था कि ये अंकों का खेल है, अंकों के खेल में आपको फंसना नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि आप यहाँ से कुछ अच्छा लेके निकल रहे हो, आप नॉलेज लेके निकल रहे हो, आप आगे की अपना प्रिपरेशन का सोचना, आप आगे जो फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना। 1-2 नंबर अगर आपके कम आ जाते तो कोई आपको जज नहीं करने वाला है कि तुम्हारे तो 80% आए हैं, तुम्हारे तो 90 आने चाहिए तो तुम्हारे तो 89 ही आए हैं, तुम्हारे तो 100 आने चाहिए तो तुम्हारे तो 97 ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मार्क्स ओनली, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, नंबरों के खेल में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। बस दिमाग में रखना है कि हमको अच्छा करना है, अपना जितना देना है 100% देना है। बाकी तो जो है वो ऊपर वाला ही आपको देगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम्हें जितना तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए जितना जरूरी है, वो उतना तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे देर सवेर, चाहे जैसे। ओके, तो फिलहाल सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑफ फर्म। तो इसके मैंने आपको बताया था कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अगर जो बैलेंस है वो क्रेडिट है तो इसका एंट्री भी क्रेडिट साइड में जाएगा, तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा। और अप्रोप्रिएशन में डेबिट है मतलब वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछा है फर्म का और फर्म का होता है अप्रोप्रिएशन और पार्टनर का जो होता है वो करंट होता है। राइट। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका एन एक्सपेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरल विड्रॉज ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इफ 10% एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग, डिटरमाइन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पीआरएन का फॉर्मूला अप्लाई करना था, ₹500 है। ठीक है, ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम भी समझाया था अभी कल के ही वीडियो में। तो 500 है और उसके बाद कितना परसेंटेज है, 10% है। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन करते हो तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 325, यानी आपका जो आंसर है वो होगा 325। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि जो गुडविल है बेसिकली आप कितने फेमस हो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता अगर आप हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हो। और रिजल्ट मतलब होता है आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। याद रखना है कभी भी गुडविल का मतलब यही होता है कि इफ यू आर कन्वर्टिंग योर ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रॉफिट, मतलब जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, ये तो आपको लर्न करना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इन विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो ये
इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल। फिर नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे? तो याद रखना है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे अकाउंट बनाते हैं वो है आपका रीवैल्यूएशन, जो रियलाइजेशन है वो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है ये फाइनल अकाउंट के टाइम बनता है। तो इस तरीके से भी अगर आप जजमेंट करते हो तो आपके एमसीक्यूज कभी गलत नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनली जनरेटेड गुडविल, तो ये तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन है उसमें भी आ जाता है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हो जाएगा 26। पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है, लिखा है इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी सोन इन द बुक्स एज पर बीच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। नेक्स्ट है व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन ओनली ओल्ड इज गिवन तो सब कुछ ओल्ड ओल्ड ही हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर सिर्फ ओल्ड होगा तो सब कुछ ओल्ड ओल्ड हो जाता है, यानी ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, सब कुछ ओल्ड, राइट। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 जेड रिटायर्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैलकुलेट करना, और कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ओल्ड में रेशियो मेंशन है। और यहाँ पे बोला है कि जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड का शेयर कितना आपका 2, तो बाकी बचेगा कितना 5 and 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट है विच ऑफ द लास्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको समझाया था कि आपको याद रखना है कि सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंस होता है, उसके बाद लाइबिलिटीज टुवर्ड द थर्ड पार्टी, उसके बाद पार्टनर्स लोन होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल होता है, और अगर पैसा बचता है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी रिटन एट द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ 49,000 एंड बेटर रिजर्व ऑफ 5,000। तो अब पूछा कि अगर भाई ऐसा सिचुएशन की 49,000 डेटर्स है यानी 5,000 बेटर रिजर्व है, तो क्रेडिट साइड में कौन सा लिखना है? तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है ये 5,000 वाला, यानी जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा है एज पर सेबी गाइडलाइंस द मिनिमम अमाउंट ऑन ईच शेयर कॉल्ड बाय कंपनीज मस्ट बी एटलीस्ट, तो याद रखना है कि एज पर द सेबी गाइडलाइंस जो रूल्स है वो है आपका मिनिमम 25% होना चाहिए, इससे अगर आप कम पैसे कॉल करते हो तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 25%। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अगर आप लोगों ने कभी भी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रीड किया होगा तो उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, बट कहीं पर भी रिजर्व कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल हम उसमें डिनोट नहीं करते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। इवन मैंने जो पीडीएफ सेंड किया था, अगर आप लोगों ने वो ग्रुप में पीडीएफ देखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सेंड किया था, ये सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, बस इसमें अमाउंट जो है वो डबल कर दिया, नथिंग एल्स। ये क्वेश्चन मैंने चेक किया, इसमें अमाउंट बस इसने क्या कर दिया डबल कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है। फिर चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम द डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी हैज टू ट्रांसफर हाउ मच परसेंटेज। तो याद रखना है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में 100% होता है। प्रीवियस एग्जाम में आया था, मतलब यही क्वेश्चन सेम जो है वो प्रीवियस एग्जाम में भी आया था, और वहां पे प्रॉफिट के बदले में कैपिटल था, और कैपिटल का आंसर कितना होता है 25% होता है। तो उसमें मैंने भी एक्सप्लेन किया था भाई कैपिटल 25%, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा 100%। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस शोज स्टेक होल्डर बेस्ड। स्टेक होल्डर में दो ही होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो उसमें हो जाएगा एक्सटर्नल। ये जो शॉर्ट टर्म है ये टाइम के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अकॉर्डिंग ही है, इसका तो आंसर यही है। The next, the expenses of the current year of a company is 3 lakh, and if it is increased by 25% compared to the previous year, what would be the expenses of the previous year? तो मैंने आपको समझाया था जब भी ऐसा कंपैरिजन वाला आता है तो आप लिख लिया करना, क्या है लिखने में कभी मिस्टेक नहीं होगा। लिखना कैसे है, तो एक जगह करंट ईयर है और एक जगह प्रीवियस ईयर है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था। अब बोला एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर ऑफ अ कंपनी इज 3 लाख, चलिए तो साइड में करो। इफ इट इंक्रीज बाय 25% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में जो करंट ईयर है वो कितना हो गया है 120%। कैसे 120%, क्योंकि प्रीवियस ईयर का अगर 100 है तो ये 20% इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने का मतलब 120 हो गया। अब 120 होगा तो फाइंड आउट करो प्रीवियस का क्या होगा। तो अपने पास जो मेंशन है वो क्या मेंशन है, करंट ईयर का मेंशन है, तो आपको करंट ईयर के नीचे यहाँ पे लिख देना है 3 लाख, और फिर आपको बस क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपका आ जाएगा 2,50,000। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2,50,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ड्यू टू फायर और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड भी हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि फाइनेंस है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इसी ऑप्शन के बेस पे एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने ये वाला एमसीक्यू अच्छे से रीड किया होता तो उसका आप आंसर दे सकते थे। अभी मैं दिखाता हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टू कंप्यूट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में तो आपको सिर्फ करंट एसेट ही लेना होता था, जो फर्नीचर है वो तो होता है आपका फिक्स एसेट होता है, तो वो काउंट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड
और इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव किया है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो ऑप्शन में ढूंढो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहाँ है, तो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग, मतलब ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया। लास्ट में इन्वेस्टिंग है, मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में इन्वेस्टिंग है। लेकिन ये अगर रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेड टू द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गुडविल इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। याद रखना है करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कब होगा, जब हम परचेस करेंगे तब, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेल करने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट ऑफ करने पर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द परचेस ऑफ गुडविल। तो ये याद, ये सब गुडविल होगा, ठीक है। तो ये आपके हैं 20 एमसीक्यूज। आप अपना जरूर शेयर करना कि आपके कितने एमसीक्यूज राइट हुए हैं। अगर एक दो बाई मिस्टेक गलत भी हो गया है तो इसको बिल्कुल भी माइंड पे मत लेना, फिर जब आप इसको माइंड में लोगे तो अननेसेसरी आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आपका नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सामने बैठा इंसान आपको समझा रहा है इसने कभी मिस्टेक नहीं किया, मैंने भी बहुत मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी, अपनी जर्नी भी शेयर मैंने, मतलब ऐसे ओवरऑल नहीं शेयर की है, बट आपको मैंने वीडियोस बनाते टाइम कई बार बोला कि नेट क्लियर करने में मुझे कितना टाइम लगा था। तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। आप इतना कभी नहीं सोचना ये सारी चीजें कि सर एक मार्क्स गलत हो गया, दो मार्क्स गलत हो गया। बस आपको याद रखना है कि आपको ये जो मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को कभी जज नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। क्या आपको ये सारी चीजें जो है, अगर आप कभी प्रेजेंटेशन करने जाते हो, कभी लाइफ में लड़ने जाते हो, तो ये सारी चीजें जो है कि एक्चुअली में इतनी मायने रखेंगी कि आप इससे अफेक्ट होगे, तो बिल्कुल नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। आप वहां पे कैसे रहते हो वो सारी चीजें हैं। तो ये तो क्या एक सिर्फ कहते हैं ना पास होता है कि आप इसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए इसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आगे चलते हैं और सेक्शन बी भी थोड़ा देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, अंडर विच हेड गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट। तो अगर बात करते हैं कि बैलेंस शीट के कौन से हेड में, मतलब कहाँ दिखाते हैं, तो ये तो अभी मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया है। तो ये जो आपका फिक्स एसेट में जाता है, फिक्स एसेट में भी कहाँ जाता है, इनटेंजिबल्स में जाता है, ठीक है, इनटेंजिबल में। थोड़ा थियरी तौर में लिखना है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज द अदर नेम नेम फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट है, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को कौन देता है, तो इसका आपका जो आंसर होगा, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स को ही क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो याद रखना है प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर मतलब प्रॉफिट अर्निंग पार्टनर, ठीक है। जिस पार्टनर ने प्रॉफिट रिसीव किया होगा उसको ही पे करना होता है। पर अगर आप आंसर में रिमेनिंग पार्टनर भी लिखते हो तो भी वो राइट माना जाएगा, एज ऑफिशियली बुक में यही मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री में तो आपको पता है कि जब सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं तो डिसॉल्व द फर्म, व्हेन ऑल पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एट एनी टाइम, इट इज नोन एज अ वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जब फर्म डिसॉल्व करते हैं तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उनको क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है। तो डिस्पोज करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, उस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन कंपनी इशू डिबेंचर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा। अगर आपने 30 लिखा है तो आपको याद रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना जरूरी है, मतलब 10 भी है। और इसका जो ऑब्लिक आंसर होगा वो होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की कंपनी है तो उसका जो आंसर होगा वो मैक्सिमम 30 ईयर होगा, और इसका जो आंसर होगा वो 10 ईयर्स होगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो क्या है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो आपका डिनोट करते हैं, मतलब कहते हैं रेशियो टाइप का है, ठीक है। इसमें मतलब नॉर्मली बोलते हैं ना कि जो आपके पास दो फिगर्स होते हैं, दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो अगर आपने ऐसा रिलेशनशिप, दो फिगर्स, मैथमेटिकल, इनमें से जो भी वर्ड्स लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टू द डिटरमाइन ऑपरेटिंग रेशियो। तो यही वाला मैं बोल रहा था कि अगर आपने ये 80 नंबर का रीड किया होता तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट पेड जो है फाइनेंस एक्सपेंस होता है और उसको ऑपरेटिंग में काउंट ही नहीं करते। तो इसका जो आंसर होगा ना भाई ना, यानी आंसर होगा नहीं, नो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग रेशियो। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, या तो इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, या तो आपका जो लोन्स है, डिवेंचर्स है, वो डिक्रीज हो रहा है, या सिंपल वे में बोले तो आपका चेंजेस इन अ फाइनेंस, ठीक है, चेंजेस इन अ फाइनेंस। अगर आप ऐसे लिख कर आते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज लिख कर आते हो तो भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन द लास्ट वन, फॉर विच एक्टिविटी अंडर राइटिंग कमीशन पेड इज कंसिडर। तो अंडर राइटिंग कमीशन जो होता है वो शेयर से रिलेटेड होता है,
ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन किसको पे करते हैं? शेयर से रिलेटेड होता है। तो जो शेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो आपका जाता है फाइनेंस में। एज जो शेयर है वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है। अगर ये शेयर फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट है तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो फाइनेंस एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। क्लियर है इतना? तो ये है आपका 30 नंबर का आंसर। आई होप कि आपको इसमें अभी कोई डाउट नहीं होगा, बाकी कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हो। दूसरा जो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के उसका सजेशन मैं जरूर दूंगा, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वो क्या है वो मैं आपको फ्यूचर के लिए बताऊंगा, नोट आज के लिए, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, इस एग्जाम से रिलेटेड भी है और फ्यूचर में भी काम आएगा। अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो मैं जरूर बात बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और अपना मार्क्स थोड़ा शेयर करने की कोशिश जरूर करना, बस वीडियो को तो भर भर के शेयर करो। ओके, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।